हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबको संध्या नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर द एनटीपीसी एग्जाम्स फाइनली। एनीवेज, आशा करती हूँ सबके सब मौज में तैयारी कर रहे हो और सबकी दमादम प्रैक्टिस चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी टीचर्स ने आपको कराया है वो बहुत शानदार तरीके से, कहीं ना कहीं सब कुछ आपको पता ही है कि विद इन द सिलेबस आप अपना पेपर पा रहे हो, है ना। तो आशा करती हूँ सबके सब मौज में हो। जस्ट अ सेकेंड, हाँ बच्चों, ध्यान से जरा देखो। आज का भी सेशन यादगार बनाने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि कल की मैराथन कितनी शानदार रही। तांडव आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चलिए, अब कहीं ना कहीं रुकना कहीं पर नहीं है। कहीं ना कहीं देखो, जब इस तरीके का सेशन लेके आता है कोई, चाहे वो विवेक सर हो चाहे कोई भी टीचर हो, तो यही एक तरफ इशारा होता है कि रुकना ही नहीं ने चलना है ना। तो भाई चलते रहना है और अपने प्रयास, अगर आपने प्रयास किए हैं तो उन पे हमेशा सफल बनाने के लिए, कि वो प्रयास सफल रहें, उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहना है ना। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर सीजीएल वाले बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए एग्जामपुर एक शानदार बैच लेके आया है, अभिमन्यु बैच के नाम से। ठीक है, बहुत ही शानदार बैच इसलिए है बिकॉज इसमें सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज उतारी गई हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली हैं। क्वेश्चंस कुछ लेके आई थी आपके लिए, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सिगरेट स्मोक? इनमें से कौन सा गैस सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक है? कंबाइंड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, जो मुझे लगता था कि ये पूछ सकते हैं। भाई देखिए ध्यान से, तो सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। याद रखिएगा, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको जब पढ़ाया था गैसेस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस के तौर पर हाईलाइट करके आपको बताया था कि याद रखिएगा कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या जिसको हम बोल सकते हैं श्वसन संबंधित विकार से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी गैस का बनता है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम ऐसे पूछता है चूल्हे पे खाना बनाने वाली महिलाओं को सांस की समस्या का कारण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कभी भी सॉलिड फ्यूल का कंबशन होता है, मतलब ठोस ईंधन का दहन होगा, जब ठोस ईंधन का दहन होता है तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो चूल्हे पे खाना बनाने वाली महिलाएं हैं वो ठोस ईंधन, भाई कोयले पे या लकड़ी पे या कंडे पे ही तो खाना बना रही हैं, इस वजह से उनको सांस की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि बताओ कौन सी गैस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ, तो याद रखिएगा कि ये मानव रक्त हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण प्रकट करता है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको याद रखना है। ऐसे सेम 4 ऑप्शन अगर मैं दे दूं आपको और आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा हार्मफुल प्रदूषक है, सबसे ज्यादा हानिकारक प्रदूषक, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्मोक इज क्रिएटेड बाय? कृत्रिम धुआं इनमें से किससे संबंधित है या किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम धुआं, यहां पर बात हो रही है उस वाले धुएं की जो सौंदर्य व्यवस्था के लिए या कह सकते हो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस या जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, यहां से याद रखिएगा कि ड्राई आइस हमेशा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, जो कि ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करती है, ये जाना माना सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। किसका? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये कहीं ना कहीं यूज की जाती है। डीजे स्मोक, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जो धुआं यूज होता है वो धुआं प्रयोग उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो याद रखिए कि डीजे स्मोक, ऐसे आप याद रखोगे कि सौंदर्य है ना, सजावट आदि के लिए जो धुआं प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या फैक्ट्स रिलेटेड टू एलम,
फिटकरी जो है, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था एलम, क्या होता है जल्दी से बताओ? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये होती है फिटकरी। इसे पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, इसको रासायनिक रूप से पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। क्या पूछ रहा है? फैक्ट्स रिलेटेड टू एलम, क्या ये रक्त का स्कंदन प्रदर्शित करती है? बिल्कुल सही बात है। इट्स अ ट्रिपल साल्ट, नो इट्स अ डबल साल्ट। ये एक द्विक लवण है, ना कि त्रिक लवण है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये त्रिक लवण है। इट शोज सब्लिमेशन, क्या ये उड़ जाती है? ये भी बात बिल्कुल गलत है। इट्स टॉक्सिक बाय नेचर, क्या ये जहरीली होती है? ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर यहां क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट सही था। अगला क्वेश्चन देखो, नॉन मेटल विच कैच द फायर इन ओपन एयर, अधातु जो कि हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। भाई कौन सी अधातु है? बहुत ही यू कैन से रिपीटेड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर एग्जाम पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस के 3 अपर रूप मुख्य रूप से जाने जाते हैं वनडे एग्जाम में। वनडे एग्जाम या तो माचिस के ऊपर लाल फास्फोरस का क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर व्हाइट फास्फोरस के कई एंगल से क्वेश्चंस पुट अप करता है। जैसे कि जो फास्फोरस का एक अपर रूप है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस, क्या बोलते हैं? व्हाइट फास्फोरस के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसका सूत्र है P4। क्या है? P4। याद रखिए कि इसी व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड, याद रखिए, ये हवा की उपस्थिति में जलने लग जाएगी। अधातु है, पहले तो याद रखो ये अधातु है, ये एक नॉन मेटल है। इट इज अ नॉन मेटल। और क्या याद रखना है? ये हवा के संपर्क में आग पकड़ लेने वाली अधातु है। ये हवा के संपर्क में आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ऑलराइट। और अगर तुमसे पूछेगा कौन सी अधातु है जिसे ठंडे जल में डुबोकर रखते हैं, तो याद रखिए सफेद फास्फोरस, जिसका सूत्र है P4। ये एक ऐसी धातु है जिसे ठंडे जल में डुबो के रखना पड़ता है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन ज्यादातर, अगर आप मेरे से पूछो फास्फोरस कौन सा वाला सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस वनडे एग्जाम का फेवरेट है। ऑलराइट, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत सारे बच्चे, सुनो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे सोडियम को ढूंढते हैं ऑप्शन में, या सोडियम अगर दे देता है एग्जाम तो टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि इससे रिलेटेड, सुनो, क्वेश्चन एक्चुअली सोडियम का बनता है कि कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्वेश्चन बनता है धातु जिसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, बिकॉज ये काफी उच्च अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ की कहानी है कि एक अधातु जिसे मिट्टी के ठंडे पानी में रखा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि सोडियम इज अ मेटल एंड फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। ऑलराइट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब रेडियोएक्टिव रेडिएशन। इनमें से किसको रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करने के लिए जाना जाता है? इनमें से किसे रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करने के लिए? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि लेड का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से किस धातु के पात्र में, ऐसे पूछेगा, इनमें से ऐसे दे देगा निकेल, आयरन, गोल्ड, या नीचे रख दिया सिल्वर और फिर दे दिया आपको लेड। इनमें से किस धातु के पात्र में रेडियोधर्मी को नमूनों को रखा जाना चाहिए, है ना? या ऐसे दे देगा लकड़ी, फिर दे दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, फिर दे दिया लेड, और चौथा ऑप्शन सपोज कुछ और रख दिया, और पूछेगा किस में रखें। ओवरऑल कहने का मतलब, मेरा समझाने का यही उद्देश्य है, क्योंकि लेड एक ऐसी धातु है जो कि रेडियोधर्मी किरणों का अवशोषण करती है। इट एब्जॉर्ब्स रेडियोएक्टिव रेडिएशन। ये एक ऐसी धातु है जो कि रेडियोधर्मी किरणों का अवशोषण करती है, और यही कारण है कि इसमें हमेशा रेडियोधर्मी सैंपल रखे जाते हैं लैब में।
जिससे कि जो लैब में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर इन ऑक्टेन। बताओ क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताओ। ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टेन एक एल्केन है। ऑक्टेन क्या है? एक एल्केन है और एल्केन के संरचना सूत्र CnH2n+2 को फॉलो करते हैं। यहां पे N क्या है? यहां पर N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको 10 तक गिनती याद करवाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या क्या? मेथ, एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब 8 है ना, तो यहां पर आप 8 रखो N की जगह इस सूत्र में, और 2 × 8 + 2 कितना निकला? 8 दूनी 16 और 16 + 2 18। कहने का मतलब यहां से आप आराम से निकाल सकते हो कि ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 18। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बताऊं, ऑक्टेन से संबंधित एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो मैंने आपको दिया, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस ईंधन का मुख्य घटक है। तो याद रखिएगा, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। यह पेट्रोलियम का, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। यह पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। यह पेट्रोलियम का मुख्य घटक है, यहां से बनता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है ना। चलो भाई, कुछ ही तो हाइड्रोकार्बन है बेटा जो मैंने आपको बताए थे कि आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इधर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था CNG और या PNG अगर तुमसे बेटा पूछ ले, या आपसे बायोगैस पूछ ले, तो याद रखो इन सब का मेन कंपोनेंट क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। ठीक है, इसी तरीके से LPG का मेन कंपोनेंट अगर तुमसे पूछ ले तो प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन कौन? प्रोपेन तथा ब्यूटेन LPG के मुख्य घटक हैं। ठीक है, और ऑक्टेन को मैंने बता ही दिया, ये पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल इज द अदर नेम ऑफ। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका दूसरा नाम है? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से बताओ। शानदार, बहुत सही जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जल्दी से बताओ इनमें से। वेरी गुड, शानदार। देखो जरा, ऑयल ऑफ विट्रियोल इनमें से किसका दूसरा नाम है? H2SO4 अम्लराज। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इंसान की सबसे ज्यादा कमाई कराता है सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ कुछ, या सब खा गए? है ना, बहुत अच्छे से मैंने ये चीजें कराई हैं आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। इसे औद्योगिक स्तर पर प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसे इंसान अम्लराज कहता है। क्या कहता है? अम्लराज। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि बताओ, हाँ, यहीं से सल्फ्यूरिक एसिड का ही मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ये बता दिया जो दे रखा है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, इसे किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। ये अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, ऐसे याद रखिएगा, ये अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये इसका यूज लेड बैटरी में किया जाता है। यूज्ड इन लेड बैटरी, यूज्ड इन लेड बैटरी, इसका प्रयोग लेड बैटरी के निर्माण में किया जाता है। कर लोगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, आराम से हो जाना चाहिए, आई होप सो। ठीक है, बाकी मैं एक ही चीज बोलती हूं हमेशा आपसे क्लास में कि प्रैक्टिस के बिना हर चीज अधूरी है। ठीक है, चलो मुस्कुरा के तैयारी करो, टेंशन नहीं लेने का। चलो, एसिड मेनली यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स। अम्ल जिसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। जल्दी से बताओ, शानदार, बहुत अच्छे से बताना है, विद एक्सप्लेनेशन बताना है।
ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज अब ये दनादन रिवीजन सेशन चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें चैप्टर वाइज एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से देखो इधर बोर्ड की ओर, वेरी गुड। चलो, अम्ल जिसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं, मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वैसे एक अत्यंत प्रबल अम्ल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके दो यूज आपको ध्यान रखने हैं, एक तो इसका विस्फोटकों के निर्माण में मुख्य योगदान है और दूसरा इसका फर्टिलाइजर्स या जिसको हम बोल सकते हैं उर्वरकों के क्षेत्र में मुख्य योगदान है, ठीक है। कौन से विस्फोटक हैं जो नाइट्रिक, भाई इधर देख लो ध्यान से, है ना, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है ना, और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन में ये नाइट्रो कहां से आया, किसकी उपस्थिति में, एग्जाम अगर आपसे पूछे किस अम्ल की उपस्थिति में टॉलुइन का नाइट्रोटॉलुइन, फिनॉल का ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ग्लिसरीन का ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन में रूपांतरण हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड the toluene converted into trinitrotoluene, then answer will be of course the nitric acid will create the nitro group with toluene. All right, I don't think so कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। चीजों को आराम से लेके चलो, कोई विस्फोटक बता दो तो कहना लेबनान में जो फटा था जिसका नाम सबसे पहले, है ना, जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से पढ़ चुके हैं, याद रखिए लेबनान में ये जो फटा इसको बनाते नाइट्रिक एसिड, इसकी सूत्र मैंने लिखवाई थी आपको, इक्वेशन अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के द्वारा ही ये बनाया जाता है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैं बोल देती हूं अरे क्यों पड़े हो चक्कर में है ना, अरे कोई नहीं है टक्कर में, हैव द कॉन्फिडेंस, मजाक की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो बात अलग है आपने जो जो कहा बेटा हमने पढ़ाया, क्योंकि मेरा मकसद सबसे पहला तो ये था टीचर्स का कि बच्चों का भरोसा क्रिएट करो। बच्चों को अगर ये लगेगा कि हम डिमांड करते हैं और ये बताते नहीं तो ये गलत इंपैक्ट जाएगा, बच्चा ये नहीं सोचता कि ये हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो या हायर लेवल का हो, लेकिन हमने बताया। अब आप खुद देख रहे हो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी उठा के देखिए। वही नॉन टेक्निकल, मैंने आपको बताया था ये नॉन टेक्निकल एग्जाम है रेलवे का, इसमें साइंस का बहुत ही, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन, बहुत ज्यादा टिपिकल पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। मैं किसी एग्जाम को हल्के में लेने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं फिर से आपको एक ही बात बोलूंगी, किसी भी एग्जाम में उतरने से पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ा करो। क्या इसमें सारे ग्रेजुएट्स बैठ रहे हैं, क्या इसमें 10+2 किसी भी फील्ड का चल रहा है, मैं सबका बता रही हूं कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको गाइड करता है। हम लोग फॉर्म भरते समय वो जो सरकारी नोटिफिकेशन आता है उसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं और ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अगर कोई बच्चा हिंदी में भी दे रखा है इंग्लिश में भी, उसको ध्यान से आप पढ़ें तो आपको डियर कभी बातें नहीं है, ये सच्चाई है, तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी बच्चा फॉर्म भरते समय वो गलतियां नहीं करेगा जिसका उसे बाद में पछतावा होता है, फोटो गलत लगा दी या और कोई चीज गड़बड़ कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट ध्यान नहीं दी, तो बहुत सी चीजें, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। इधर देखो ध्यान से, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, इनमें से कौन सा यौगिक प्रयोगशाला में सर्वप्रथम खोजा गया था, कोई बताएगा? अब कोई क्या बताए, जल्दी से सारे के सारे बताओ, बिकॉज हलवा क्वेश्चन है।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शानदार। चलो बेटा ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। सो याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है 1826 में वैज्ञानिक जिनका नाम फ्रेडरिच वोहलर, जिनका नाम फ्रेडरिच वोहलर, इन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट से यूरिया की खोज की थी लैब में। याद रखोगे, याद रखोगे, बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले फ्रेडरिच वोहलर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में डिस्कवर किया था, जिसे यूरिया के नाम से हम जानते हैं। किससे? अमोनियम साइनेट से। यूरिया से और कैसे क्वेश्चन बन सकता है? सूत्र बताओ, NH2CONH2। इसका कैसे इसको जाना? तो याद रखो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक है, इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के नाम से हम जानते हैं। मिट्टी को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने का काम कौन करता है? याद रखिए, यूरिया। समझ में आ रहा है? यूरिया की अगर हम बात करते हैं, और सुनो, यही यूरिया और इस टाइप के अदर फर्टिलाइजर्स अगर खेतों में बहुत अच्छे से डाल दिए जाएं और हफ्ते भर के अंदर या 10-12 दिन के अंदर बारिश हो गई, तो यही यूरिया बह बह के नदियों में और नहरों में पहुंच जाता है। अक्सर पशु उसे पी लेते हैं, गांव की महिलाएं घड़ा भर भर के और घर ले जाती हैं। तो इसी तरीके से फिर जल प्रदूषण फैलता है। आपको मैं इसलिए समझा रही हूं, आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है, बता एमसीक्यूज तो चलते रहेंगे, कंसेप्ट को दिल से समझो, दिमाग से समझो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझो। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कि जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का मतलब जो आम जनता के लिए जलाशय हैं, जो जल के मुख्य स्रोत हैं, उनमें गलत पदार्थों का बह जाना। तो खेतों के पेस्टिसाइड्स का बह जाना, खेतों में कीटनाशक दवाएं तुमने डाली फिर बहा भी दी। बहा इन द सेंस या तो बारिश से बह गई, या तुमने खेतों में, जब तुम जानते हो तुम्हारे खेत अक्सर जुड़े हुए हैं कहां से? लगी हुई नहरों से और नदियों से, फिर तुमने उसमें सिंचाई अच्छे से कर दी, वो तो बह के गया ना। तो एक तो ये भी कारण रहता है, और भी जल प्रदूषण, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारी चीजें जो गलत बहा दी जाती है ना। चलो, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक मैंने अलग से लिया है आपका, और कई बार इसको कराया भी है। चीजें आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, शानदार, बहुत सही, वेरी गुड। ध्यान से देखो, केमिकल यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल, बताओ भाई, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? मच्छर मार कुंडली में। मच्छर मार कुंडली मतलब मॉर्टीन, है ना, मॉर्टीन, या जिसे बोलते हैं कछुआ बत्ती, है ना। तो देखो भाई, याद रखिएगा, एंथ्रासीन जो रसायन होता है, इसका धुआं, एंथ्रासीन जो रसायन होता है, इसका धुआं हम लोग अक्सर कहां कहां यूज करते हैं? आजकल वो मैट आ रही है, क्या बोलते हैं, कागज आता है, उसे जलाओ, क्या बोलते हैं उसे हम, यार नाम स्लिप हो रहा है, अरे कागज आता है ना, वो फिर वो जला दो, फिर वो यार माइंड से स्लिप हो रहा है। वो आजकल ऐड आता है खूब, एक तो बत्ती आती है, कछुआ बत्ती, समझ गए हो तुम लोग, है ना। तो वो उसमें होता क्या है? उसमें पेपर के ऊपर यही लगा देते हैं, वो थोड़ा सा लगा के और वो फिर डाला जाता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, रसायन जिसका प्रयोग मच्छर मार कुंडली में बनाने में करते हैं, एंथ्रासीन। ऐसे ही अगर आपसे रैट किलर पूछ लेता तो याद रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, ये रैट किलर हो जाएगा आपका, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द क्वेश्चन इज केमिकल यूज्ड एज प्राइमर ऑन वुडन फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर पर इनमें से किसे दीमक रोधी लेप के रूप में या टर्माइट किलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर दीमक कीमक ना लगे, है ना। शानदार तरीके से इसका
ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बेटा मैंने आपको जिंक के कुछ साल्ट्स उंगलियों पे कराए हैं। जिंक फॉस्फाइड रैट किलर, जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियोल, जिंक क्लोराइड इसमें क्या नाम टर्माइट किलर में, प्राइमर के तौर पर लकड़ी के फर्नीचर पर। तो याद रखिए जिंक क्लोराइड इज द राइट आंसर एज प्राइमर। जिंक ऑक्साइड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिलोसफर वूल, है ना, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। जिंक के कुछ साल्ट बेटा मैंने कहा था ये कर लेना, वन डे एग्जाम इनमें से कुछ ना कुछ पूछता है, डेली लाइफ की चीजें हैं, ठीक है। अब तुम कहो मैम इसको कैसे और कैसे क्या, इसका ब्रीफ बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, डेली लाइफ की चीज है, आपसे पूछ लिया मिथाइल सैलिसाइलेट जो दर्द निवारक बाम में प्रयोग करते हैं, इसको ये बताओ। अब इसके बारे में कैसे बना, इसका मतलब हम बस इतना काफी है हमारे लिए कि एक पेड़ में से लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, वो होता है। ये बात सच है कि वन डे एग्जाम में डेली लाइफ का जो पोर्शन आता है वो सिर्फ डेली लाइफ के नजरिए से पूछते हैं, और हमें उतना ही पढ़ना अगर है तो उसमें हमारा आराम से काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो इधर क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड को मैंने आपको पढ़ाया है कि इसे फिलोसफर वूल के नाम से भी एग्जाम पूछ लेता है। किस नाम से पूछ लेता है? फिलोसफर वूल के नाम से भी इसे एग्जाम पूछ लेता है। इसे यशद पुष्प भी कभी कभी शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। इसे यशद पुष्प के नाम से भी जान लिया जाता है। चलो अगला ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। ऑल रेडियो एक्टिव सैंपल प्रिजर्व्स इन विच बॉक्सेस, ये मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताओ, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको इनडायरेक्टली आपको पढ़ाया है। रेडियोधर्मी नमूनों को किसके डिब्बों में रखा जाएगा? ऑप्शंस हैं आपके, कांच में, लकड़ी में, लेड के डिब्बे में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ शानदार तरीके से। मुझे आंसर है कि मुझे आशा है कि सारे के सारे बच्चे इसको आंसर करेंगे। तब तक मैडम पानी पी लेती हैं, 2 मिनट रुको। बताओ सारे के सारे, सबसे और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका। बताओ हाँ जी, गो विद द आंसर। यस, द राइट आंसर इज लेड। हमने आपको बताया था कि लेड, प्याज और गांजा जिसे हम बोलते हैं कैनबिस, ये तीनों के तीनों रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हो जाएगा, होप सो, आराम से हो जाना चाहिए, है ना। डेटॉल, बताओ भाई, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स का क्वेश्चन जब आता है, बताओ एंटीसेप्टिक लिक्विड्स पूछेगा, डेटॉल नहीं पूछेगा। हाँ, हम लोग डेली लाइफ में, क्योंकि इनमें से कुछ ही ब्रांड्स हैं जो इसको अच्छे से प्रमोट करती हैं, है ना, अच्छे से एडवर्टाइज करती हैं, जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, टोरोजाइलेनॉल, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा नाम दे दिया है ना। क्या सोच रहे होगे इसमें इतना सोचने की क्या बात थी? तुम बिलीव नहीं मानोगे, कोई क्षेत्र, मुझे ऐसा लगता था कि ये इस क्षेत्र का इंसान जब होता है तो उसका दिल से सम्मान भी करते हैं लोग, और ये वाकई में सम्माननीय पद होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक कर गया इस टाइम। बच्चा, एजुकेशन फील्ड हो और चाहे मेडिकल फील्ड हो, हमेशा जब आप इसमें एंट्री करें तो याद रखो, ये सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, ये वो पद होता है जिसमें हम समाज की नींव रखने का और समाज में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभाने जा रहे हैं। स्कूल्स में, सुनिए मेरी बात ध्यान से, प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर आप नोटिस करते हो तो बढ़िया बात है, और नहीं तो अगर नहीं पता तो सुनो,
अक्सर आप देखते हो एनसीईआरटी की जगह अदर प्राइवेट बुक्स क्यों बच्चों को खरीदने के लिए बोला जाता है? तो जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर को बोलते हैं सर अगर आप हमारी एजेंसी की ये वाली दवा, केमिकल 2 रुपए वाली गोली में भी वही है और 200 रुपए वाली गोली में भी वही केमिकल है, उससे भी ठीक हो जाएगा पेशेंट और इससे भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर 200 रुपए वाली गोली क्यों लिखे? बिकॉज सर हम इसका कमीशन आपको मोटा पहुंचाएंगे अच्छे से। किताबों में भी ये चीज अब आपको सुनने में अजीब भले ही लगे, लेकिन मैं इसका एक्सपीरियंस भी रखती हूं और जानती भी हूं, जिसको बोलते हैं स्पेसिमेन कॉपी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आजकल जो सीबीएसई स्कूल पैटर्न है इंग्लिश मीडियम, उसमें अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है, मार्च तक एग्जाम हो जाते हैं। तो अब आप समझो जनवरी से ही तांता लग जाता है अलग अलग पब्लिकेशंस के जो बुक्स के, समझ रहे हो ना, एक तरीके से एमआरशिप ही है कि सर मैम ये देखिए ये वाली बुक अगर आप लोग, कितना बच्चा है, ये फलाने स्कूल में कम से कम 5000 बच्चा पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल है। तो वहां पर मेरी बात समझ रहे हो, मैं एक बहुत बड़ा जिसको बोल सकते हो घोटाला, एक घोटाला, अब देखो तो देखा जाए तो कोई गलत कमाई नहीं है, लेकिन आप ये बताओ क्या वो प्राइवेट राइटर्स, हो सकता है स्कूल को अच्छा कमीशन मिल रहा हो, स्कूल वालों ने कह दिया आप एक ही दुकानदार से खरीदोगे क्योंकि एक तो उस बुक वाले ने कमीशन दिया, बुक एजेंसी ने, पब्लिकेशन ने, और फिर जिस बुक सेलर के यहां अपने गार्जियंस को बोल दिया यहां से बुक खरीदनी है, उसने कमीशन दिया, तो आप तो माला माल हुए। लेकिन आप भूल गए क्या जो बुक आप बच्चों को एडवाइस कर रहे हो, क्या ये एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतरीन हो सकती है? या आपने गुणवत्ता पे कितने स्कूल्स या डॉक्टर्स जाते हैं, आप नोटिस करिएगा कि डॉक्टर कई बार उनके आसपास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का है भैया इतना ज्यादा मक्खनबाजी करते रहते हैं। इन सब चीजों को समझने का समय है, क्योंकि एक बात समझो, जब तक आम जनता स्मार्ट नहीं होगी तब तक तुम ऐसे ही लुटते रहोगे। इंडिया में अगर किसी घर में एक पेशेंट है तो समझ लो वो घर बर्बाद हो गया फाइनेंशियली, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं। किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर रहने देना ही उचित है जब तक वो उस योग्य ना हो। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। डिस्कवरी ऑफ एटम बॉम्ब इज रिलेटेड टू, परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबल, रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या रदरफोर्ड? इनमें से कौन परमाणु बम के खोजकर्ता हैं? अल्फ्रेड नोबल, रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या रदरफोर्ड? तो याद रखिएगा परमाणु बम के खोजकर्ता मैंने रॉबर्ट ओपेनहीमर को पढ़ाया था। हमारे सिस्टम की बेटा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? ये बातें विश्लेषण करने वाली हैं, और एक जो पढ़ा लिखा तबका है वो अगर इस क्षेत्र में, क्योंकि वो घुस रहा है, न्यू जनरेशन जो घुसेगी, आप भी नौकरी लेके किसी डिपार्टमेंट में एंट्री करोगे, जब तक एक एक कड़ी नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो वो है कि जिसको बोल सकते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छा काम कर रहा है, ईमानदार है, उसको सम्मान भी जरूरी है। एप्रिसिएशन नहीं होगा तो कोई अच्छा क्यों बनेगा? कोई डॉक्टर जिसको आपने सरकारी अस्पताल में मोटी तनख्वाह पे बिठा रखा है, क्या वो अपने क्लिनिक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी जगह तो कोई देखने नहीं आता है और घर पे प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है? सच्चाई है ये बहुत ही, अगर आप इसको सोचने बैठ जाओ या पढ़ा लिखा वर्ग इसको समझने बैठ जाए तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैम यहां एक कड़ी नहीं, कड़ी पे कड़ी खराब है, दीमक लगी ऊपर से नीचे तक। अगर आप इस सिस्टम में घुसो तो शराफत इसी है कि इसका पार्ट बन जाओ, नहीं गुजारा नहीं तुम्हारा। दैट ट्रांसफर
मैं तुमको डरा नहीं रही, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कभी कभी करने बैठ जाती हूं ऑन कैमरा आपके क्लास में कि अगर एक सभ्य समाज का वर्ग, एक पढ़ा लिखा नया जनरेशन का बच्चा अगर वो इन चीजों पे चिंता नहीं रख रहा है, उस पे फर्क नहीं पड़ता है, तो मान के चलो कि उसकी शिक्षा निरर्थक है। आप जिस डिपार्टमेंट में एंट्री करो, कोशिश यही करना कि कोई हमें देखे ना देखे, कोई हमारा उत्साहवर्धन करे या ना करे। बीइंग अ गुड ह्यूमन, है ना। बहुत सारी, कई बार ऐसा भी होता है जाने अनजाने में हमें बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं किसी की, और बहुत सारी बद्दुआएं भी लग जाती हैं बहुतों की। तो कोशिश करा करो, एक योनि है, मैं फिर वाली भावनाओं वाली बात कर देती हूं तुम लोगों के सामने कि मानव योनि रोज रोज नहीं मिलती, एक ही मिली है आपको करोड़ों योनियों के बाद। तो उस योनि को अगर आपने सर्वश्रेष्ठ योनि बोला जाता है मानव योनि, अगर मिला है तो मानव ही बन के जाना। इस जिंदगी, इस दुनिया से जब जाओ तो कहो हमने मानव वाले काम करे थे। चलो चलो, प्रवचन नहीं है, सच्चाई है ये। ऑलराइट, फिलहाल एटम बॉम्ब में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था परमाणु बम के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है, बिकॉज हमने आपको बताया था इन्होंने पहली डिवाइस बनाई थी लिटिल बॉय के नाम से। किस नाम से बनाई थी? लिटिल बॉय के नाम से। चलो, डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट डन बाय, डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट, बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। इसके चारों ऑप्शन अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, डायनामाइट की खोज किसने की? जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर। सारे के सारे सही आंसर देंगे और विद एक्सप्लेनेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। देखो ध्यान से, डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिए, ये डायनामाइट के खोज करता है। ऑलराइट, और एक चीज आपको याद रखनी है कि इन्हीं के नाम से, अल्फ्रेड नोबल से ही एक और विस्फोटक पदार्थ ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को आपको याद रखना है। इसको नोबल ऑयल के नाम से इसीलिए जाना जाता है बिकॉज इसकी डिस्कवरी किससे रिलेटेड है? अल्फ्रेड नोबल से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? इन BOD 5, 5 स्टैंड्स फॉर, BOD 5 में 5 का क्या तात्पर्य है? 5 मिनट, 5 days, 5 seconds, none of these. Go with the right answer. क्या पूछ रहा है आपसे? 5 मिनट 5 दिन। BOD 5 का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से बताएंगे बिकॉज मैं कई बार बता चुकी हूं। जल्दी से बताओ, BOD 5 की फुल फॉर्म क्या होती है? यहां पर 5 से क्या तात्पर्य है? जस्ट हाँ, तो देखो BOD 5 में 5 का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था BOD 5 ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी जल में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए। तो याद रखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कर लोगे, हो जाएगा। जहां पर 5 का क्या तात्पर्य है? 5 का मतलब है 5 दिन। ये क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था 5-5 दिन के अंतराल पर कई सैंपल लिए जाते हैं किसी पानी के। जैसे हमें पता करना है किसी नदी का पानी पीने योग्य है भी या नहीं, तो उसके 5-5 दिन के अंतराल पर सैंपल लेके देखा कि इसमें 5 दिन के अंतराल पर कितनी तेजी से ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आ रही है। और अगर बहुत शीघ्र गिरावट या बहुत जो डाउनिंग लेवल है बहुत ज्यादा है तो फिर वो पीने लायक नहीं होता। खैर, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
मौज मार के तैयारी करो रोजाना। सुनो मेरी बात, ये प्रवचन नहीं देती मैं, हमेशा कोशिश यही करती हूं कि शिक्षा मतलब पढ़ो, लेकिन आपकी पढ़ाई सही मार्ग की ओर हो। आपकी पढ़ाई, देखो मेरी बात समझना, हमने बड़े बड़े पीएचडी धारक देखे हैं, बुरा मत मानना अगर आप में से कोई हो, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिक्षा उनकी पर्सनालिटी और उनकी सोच में झलकती है। मेरा समझने का प्रयास करना, बड़े बड़े दिग्गज हमने देखे हैं, आपकी डिग्रियां बेकार हैं अगर वो आप अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं करते हो। आपकी शिक्षा बेकार है अगर आप उसको आपकी पर्सनालिटी में वो झलकती नहीं है। आपको झलकने में मतलब क्या क्या सेंट मार के जाएं? ना ना ना, आप मेरी बात ही नहीं समझे। ऊपर की चकाचौंध मैटर नहीं करती। सामाजिक गतिविधियों का अगर तुम्हारे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारी सच में शिक्षा घंटा है। मजाक की बात नहीं है, पढ़ो, लेकिन उसका उद्देश्य यही बनाओ, हम एनटीपीसी क्लियर करना ही नहीं, इस डिपार्टमेंट में घुस जाने के बाद भी अगर हम अपने काम से कुछ अच्छा ना कर सके, अपनी इस मानव योनि को सार्थक ना कर सके, तो धिक्कार है साला। हमेशा बुक उठाओ तो एनटीपीसी के खातिर नहीं, किसी एक एग्जाम के खातिर नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के खातिर, अपना बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के खातिर, कुछ नया सीखने के खातिर। बिलीव मानना प्रवचन नहीं है, तुम्हें किताबों से प्यार होना शुरू हो जाएगा। तुम हमेशा जब भी किताब को उठाओगे तो एक अट्रैक्शन में उठाओगे, बोझ समझ के नहीं उठाओगे, मेंटल प्रेशर में नहीं उठाओगे, सीखने के पर्पस से उठाओगे, एक गर्लफ्रेंड की तरह बात करोगे और हमेशा साथ भी रखोगे। मजाक नहीं कर रही, शब्द कुछ और हो सकते हैं, भावनाओं को समझो बालक। चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, आज इजाजत दीजिए, मौज मार के तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।